जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में विसरण और परासरण, विसरण के बारे में और परासरण के बारे में। विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है, तो आइए देखते हैं। विसरण इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन विसरण। विसरण क्या होता है? पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह। क्या? पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। स्वतः प्रवाह को हम विसरण कहते हैं। पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता। क्या है? पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण। स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। क्या है इसमें कि पदार्थ के अणुओं का कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। और यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक सभी जगह सांद्रता समान न हो जाए। यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक सांद्रता सभी जगह समान न हो जाए। देखिए इसमें क्या होता है, जो विसरण होता है, विसरण में जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और वह पदार्थ जिसकी सांद्रता अधिक है और उसके संपर्क में एक और दूसरा पदार्थ है जिसकी सांद्रता क्या है? उसके अपेक्षा कम है। तो अधिक सांद्रता वाला पदार्थ जो रहेगा उसका जिस पदार्थ की सांद्रता कम रहेगी उसकी ओर क्या होगी? स्वतः प्रवाहित होगा वह। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि जल में स्याही की बूंद। मान लीजिए हम किसी बर्तन में जल ले लिए और उस जल में हम स्याही की एक दो बूंद क्या किए? डाल दिए। तो क्या होगा? वो जो स्याही होगी उस पूरे जल में क्या करेगी? पूरे जल में पूर्ण रूप से क्या होगी? फैल करके मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि स्याही की सांद्रता अधिक है और पानी की सांद्रता क्या है? कम है। तो स्याही की सांद्रता अधिक है तो अधिक सांद्रता वाली स्याही कम सांद्रता वाले पानी में क्या करेगी? पूर्ण रूप से हर जगह समान रूप से क्या होगी? मिल जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे कोई कमरा है, रूम, और उस कमरे में हम क्या करें? परफ्यूम थोड़ा सा छोड़ दें वहां पे। क्या? कोई कमरा है और उस कमरे में हम परफ्यूम छोड़ दे, इत्र की शीशी खोल दे वहां पे, तो क्या होगा? वह परफ्यूम क्या होता है? पूरे कमरे में सुगंधित महकने लगता है।
परफ्यूम जो है पूरे कमरे में क्या होता है, महकने लगता है। इसका मतलब कि जो कमरे में वायु है उसकी सांद्रता कम है, और जो हम परफ्यूम या इत्र की बोतल जो कमरे में खोलते हैं तो उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। और वह इत्र जो होता है या परफ्यूम जो होता है पूरे कमरे में क्या होता है, पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। तो यही क्या है, हमारा विसरण है कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, जैसे जल में स्याही की बूंद, जल में स्याही की बूंद। यहाँ पे क्या है कि जल में हम स्याही की बूंद डालेंगे तो स्याही क्या होगी, पूरे जल में फैल जाएगी, हमारा क्या कहलाएगा, विसरण। आइए आगे देखते हैं हम परासरण क्या होता है। क्या परासरण, परासरण इसको हम कहते हैं ओस्मोसिस, ओस्मोसिस परासरण। तो परासरण क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली, क्या होगा यहाँ पे कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले, जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन में अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या है यहाँ पे कि अर्धपारगम झिल्ली में से कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। देखिए परासरण में क्या होता है कि परासरण में हमें एक चीज यहाँ पे जरूरी है, क्या, अर्धपारगम झिल्ली, और जो कि विसरण में क्या था, अर्धपारगम झिल्ली नहीं था। लेकिन परासरण में क्या होगा, अर्धपारगम झिल्ली। मान लीजिए एक बर्तन हो गया और उस बर्तन के बीच में हम अर्धपारगम झिल्ली लगा दिए। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, आइए पहले हम जान लेते हैं कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली इसको हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम झिल्ली को हम क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, यह एक पतली सीट के समान होती है। अर्धपारगम झिल्ली जो होती है यह एक पतली सीट के समान होती है, और जो असंख्य छिद्रों का नेटवर्क होता है। जो अर्धपारगम झिल्ली होती है एक पतली सीट की तरह होती है, पेपर की तरह, और उसमें क्या होता है, असंख्य छोटे छोटे बहुत अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों में से जो तन विलयन होता है, या कह सकते हैं कि जो जल के कण होते हैं वे क्या करते हैं, उसमें से प्रवाहित होते हैं। तो देखिए यह झिल्ली, यह झिल्ली पतली, यह झिल्ली पतली सीट के समान होती है, सीट के समान होती है, जिसमें असंख्य छिद्रों, जिसमें असंख्य छिद्रों का नेटवर्क होता है, जिसमें असंख्य छिद्रों का नेटवर्क होता है। क्या होता है कि यह झिल्ली पतली सीट के समान होती है और जिसमें असंख्य छिद्रों का नेटवर्क होता है, और इसमें से सिर्फ क्या, इसमें से सिर्फ जल के अणु, इसमें से सिर्फ जल के अणु आर पार आ जा सकते हैं, आ जा
सकते हैं। इसमें से क्या होता है कि सिर्फ जल के अणु, या कह सकते हैं कि जो तन विलयन होगा, जो बहुत पतला विलयन होगा, उसके अणु क्या हो सकते हैं, आर पार आ जा सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। यह झिल्ली क्या होती है, पतली सीट के समान। अर्धपारगम झिल्ली जो होती है यह पतली सीट के समान होती है और इसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र ढेर सारे होते हैं और इन छिद्रों में से जो तन विलयन होता है, या हम कह सकते हैं कि जल जो होता है, जल के कण क्या करते हैं, कर सकते हैं, आर पार आ जा सकते हैं इस छिद्रों की सहायता से। उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। तो परासरण में क्या होता है कि अर्धपारगम झिल्ली जो होती है, उस झिल्ली में से जो तन विलयन होता है, या कह सकते हैं कि कम सांद्रता वाला विलयन जो होता है, वह अर्धपारगम झिल्ली में से होकर के अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली में से कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जैसे एक बर्तन हो गया और उस बर्तन के बीच में हम क्या किए, अर्धपारगम झिल्ली लगा दिए। एक बर्तन हो गया और बर्तन के बीचों बीच हम क्या करें, अर्धपारगम झिल्ली लगा दें और उस झिल्ली में अर्धपारगम झिल्ली लगाने के बाद एक तरफ हम विलायक भर दें और दूसरी तरफ विलयन भर दें। तो विलायक जो है मान लीजिए जल हो गया, विलयन जो है वो कोई भी विलयन हो सकता है। इसमें क्या होगा कि अर्धपारगम झिल्ली जो बीच में लगी हुई है, उसमें से जल के कण किधर जाएंगे, जल के अणु विलयन की ओर, क्योंकि ये क्या है, कम सांद्रता जल की है। तो जल के अणु विलयन की ओर क्या होंगे, अर्धपारगम झिल्ली के छिद्रों में से प्रवाहित होंगे, आगे जाएंगे और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। परासरण दाब क्या होता है उसको थोड़ा सा जान लीजिए संक्षिप्त में। क्या, परासरण दाब, परासरण दाब। देखिए परासरण दाब क्या होता है, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्या होता है, परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त आवश्यक दाब, अतिरिक्त आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। देखिए इसमें क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है कि जो यह परासरण की क्रिया हो रही है, परासरण की क्रिया जो हो रही है, बताए हैं कि जो अर्धपारगम झिल्ली है उसमें से जल के कण जो होंगे, जल के जो अणु होंगे वह क्या होंगे, विलयन की ओर प्रवाहित होंगे, तो यह परासरण कहलाएगा। तो इस क्रिया को, जो जल के अणु विलयन की ओर जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए जो हम दाब लगाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। कहने का मतलब कि जो जल के अणु विलयन की ओर जा रहे हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, परासरण। लेकिन यही क्रिया रोकने के लिए जो विलयन का, विलायक का प्रवाह है विलयन की ओर, इसको रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। आइए हम इसको चित्र बना के समझाते हैं आप लोगों को परासरण दाब क्या होता है। देखिए जैसे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बर्तन हो गया आपका और इसमें हम क्या करें, यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली लगा दें। ये क्या हो गया आपका, अर्धपारगम झिल्ली, और इसमें हम क्या करें, इधर विलायक भर दें, क्या, विलायक, और इधर क्या हो जाएगा, इधर इसमें हम भर दे रहे हैं विलयन, विलयन। देखिए इसमें विलयन हो गया और इसमें विलायक हो गया, और यहाँ बीच में जो लगी है यह क्या हो गई आपकी, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली हो गया। इधर इसमें विलयन भरा हुआ है, इधर विलायक, और बीच में क्या है, अर्धपारगम झिल्ली। तो जो इधर विलायक भरा हुआ है, इसमें जो इसमें इधर विलायक है और इधर क्या है, विलयन है, तो इस विलायक का क्या होगा, विलायक के कणों का जो इधर प्रवाह होगा अर्धपारगम झिल्ली में से, इस
इसी को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और इसी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें भरा हुआ है और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे ये भरा हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे प्रेशर दाब देंगे, यहाँ से प्रेशर लगेगा इस पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए विलायक है या विलयन है और यह बीच में क्या लगा हुआ है, अर्धपारगम झिल्ली है। और इसी अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण किधर प्रवाहित होंगे, विलयन की ओर। तो इस क्रिया को हम परासरण कहेंगे। और फिर इस क्रिया को अगर हमें रोकना होगा, क्या, अगर यह परासरण की क्रिया को रोकना होगा तो विलयन पर हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसको हम नीचे दबाएंगे। जब दबाएंगे तो इस पर दाब लगेगा और जब इधर से दाब लगेगा तो जो जल के कण इधर आ रहे हैं वे क्या होंगे, रुक जाएंगे। और जब यह रुक जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। यह क्या हो गया हमारा परासरण दाब। इसमें एक होता है प्रतिलोम परासरण। अब तक तो आप लोग परासरण देखे हैं, लेकिन एक क्या होता है, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण, इसको कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, जस्ट परासरण का अपोजिट। क्या, परासरण की क्रिया जो है उसका अपोजिट जो होगा उसी को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी हम बताए हैं कि जो विलायक के कण हैं विलयन की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो जब विलायक के कण विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं इसको हम परासरण कहते हैं। लेकिन जब परासरण दाब से अधिक दाब हम लगाएंगे विलयन पर तो यह क्रिया क्या होगी, उल्टा होना चालू हो जाएगी। जैसे विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर आ रहे थे, लेकिन यहाँ से जब हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, अगर प्रेशर हमारा क्या होगा, सामान्य होगा, तब यह क्रिया रुक जाएगी, इसको हम परासरण दाब कहेंगे। लेकिन परासरण दाब से अधिक दाब जब हम इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, यह क्रिया फिर विपरीत दिशा में जाने लगेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम परासरण। तो आइए देखते हैं, जब किसी विलयन की सतह पर, क्या, जब किसी विलयन की सतह पर, जब किसी विलयन की सतह पर परासरण दाब, जब किसी विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब, परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। क्या है इसमें कि जब किसी विलयन की सतह पर विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है। जब किसी विलयन की सतह पर, यहाँ पे विलयन है, इसकी सतह पर मतलब यहाँ पर परासरण दाब से अधिक दाब जब इस पर हम क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे विलयन के कण जो होंगे वो क्या होंगे, जल के कणों की ओर क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो इसी को हम कहेंगे कि जब किसी विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होंगे, जल के अणु जो हैं वे अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होंगे, प्रवाहित होने लगते हैं, आरोपित किया जाता है। तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं।
यह क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। यह क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है, अभी बताए हैं कि जैसे मान लीजिए विलायक है या विलयन है, तो विलायक के कण जब विलयन की ओर आएंगे तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। लेकिन परासरण की क्रिया को इसको रोकने के लिए, जो जल के कण इधर से इधर आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। जब दाब लगाएंगे तो यह परासरण की क्रिया रुक जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो दाब लग रहा है इसको हम कहेंगे परासरण दाब। लेकिन जो दाब लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए, जब उससे ज्यादा दाब हम इस पे लगा देंगे तो जो जल के कण इधर आए हैं वे क्या होंगे, फिर वापस विपरीत दिशा में लौटने लगेंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम का मतलब ही होता है अपोजिट, उल्टा। इधर आ रहे हैं विलायक के कण तो क्या है, परासरण। और जब इस दिशा से फिर वापस जाने लगते हैं अगर किसी दाब के द्वारा, तो वह दाब क्या कहलाता है, प्रतिलोम परासरण। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर जो है वह विसरण और परासरण में क्या है कि जो विसरण की क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो परासरण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। अब अगले बार फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को एक नई टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।